नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं हिंदी के 50 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी में जो है ना कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा। पहले आज के इस फॉर्मेट को पूरा क्लियर तरीके से समझिएगा। ये पूरा आपके एग्जाम के पैटर्न के जैसा है। आपको यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन दिखेगा वहां भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला का जवाब दीजिएगा। आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से पहला क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है ना। अगर सबसे पहला क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीका से और ऐसा टाइप के आए तो क्या करना है, चलिए समझ लीजिएगा। सीवी ये भी गलत है, हिंदी ये भी गलत है, मधुर ये भी गलत है, सौहार्द यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। फाइनल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि विवाह शब्द है ना, विवाह क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 2021 का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म टू कंफर्म बता देता हूं, याद है तो बता दीजिए, क्योंकि विवाह शब्द जो है आपका एक पुल्लिंग है। क्या है, विवाह शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना। सबसे आसान और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है काल से, है ना। कहा जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, किस काल का उदाहरण है। और काल से कोई भी क्वेश्चन आए आसान रहेगा। आप सोचिएगा समझिएगा ध्यान से तो आपसे बन जाएगा। तीन काल पूछेगा, वर्तमान, भूत और भविष्य, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए कमेंट में भी आपका आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीन का ऑप्शन ए याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन का देखिएगा और सोच समझ के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। अब लंबोदर कौन सा समास है आपको हम बता चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो आ गया आप लोगों का कमेंट और इसी तरीका से आप लोग बताते रहिए, क्योंकि हम जानते हैं लंबोदर में क्या होता है। तो लंबोदर में अगर हम बात करें तो भगवान का अर्थ में आ जाता है ना, भगवान आ जाता है, इसीलिए ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर अर्थ भी प्रार्थक रहे, भाई बहन लोटा छिपा इस टाइप के क्वेश्चन तो द्वंद्व बोलिएगा। संख्यावाचक द्विगु और तत्पुरुष में तो जान ही रहना कर्ता का चिन्ह लागल रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, इसमें दूसरा है पर्यायवाची है, महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सविता, नारी, अंशुमाला या फिर निरधि। सबसे आसान है, सोचिए और समझ के बताइएगा तो कंफर्म टू कंफर्म आंसर मिल जाएगा। महिला को किस नाम से और जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका कमेंट आ जानी चाहिए। और याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो समझ जाइए नारी हो जाएगा। ठीक है, नारी हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बोल देना है, याद है तो, और नहीं है तब भी याद, अब तो हो गया ना, अब बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सोच समझ के कि एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। एरी शब्द का विलोम क्या होता है, सोच के बताओ। आप लोग जब पढ़े होंगे ना वाक्य, अगर बात करें तो विपरार्थक शब्द जब पढ़े होंगे तो उसमें आप एक चीज पढ़े होंगे, आकाश पाताल और उसके बाद एरी, तो चोटी। एरी का क्या हो जाएगा, विपरार्थक, चोटी हो जाएगा। तो 6 का आपको याद कर लेना है। आसान आसान क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हिंदी व्याकरण का 57 या फिर 56 अगर बात कीजिए ना, 56 आपका मुहावरा रहता है। सबको आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे आपको देख लेना है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देख लिया। इसका आंसर आ जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आपको कमेंट बॉक्स में 7 का डी बोल देना है, याद है तो, नहीं याद है तो अब हो गया, अब डी बोल दीजिए आसानी तरीके से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके आप लोग बताओ, लिखावट शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अब सोचो समझो और जवाब दो। इसके लिए मैं रुकूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो आपका कमेंट आ गया और आना भी चाहिए, क्योंकि स्त्रीलिंग हो जाएगा लिखावट। लिखावट क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, कंफर्म हो गया। यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का भी जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा। श्रीमान है ना, शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, श्रीमणि या फिर श्रीमानी, श्रीमती या फिर श्रीमनाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में ये भी पूछा गया है। अब जान जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले श्रीमान का आप लोग हमें स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप आप लोग यही बोलिएगा, हमें विश्वास है कि श्रीमती हो जाएगा। कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी श्रीमती हो जाएगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, श्रीमती। याद कर लो, ज्यादा आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें देखो कौन है जो आपको शुद्ध लग रहा है। और ऐसा एग्जाम में आए तो आपको पहले नहीं बनाना है, क्योंकि आप अगर देखिएगा ध्यान से और एक भी गलती कीजिएगा गलती हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में इसमें से अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया, तब आप जानिएगा कि प्रामाणिक यहाँ पे सत्य हो जाएगा, क्योंकि सब गुणी है, पति है, तत्कालिक, ये सब गलत है और प्रामाणिक सही हो जाएगा। तो इस टाइप का आएगा तो आपको तो याद हो गया, समझ गए। लेकिन अदरवाइज दूसरा आ जाए, निम्न में कौन शब्द है, दूसरा दूसरा शब्द दे दे तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, आलोचक थे, गद्यकार थे, उपन्यासकार थे या फिर संगीतकार थे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप लोग। सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ में क्या थे, तो ये जो थे ना कवि के मतलब दिनकर जी जो थे वो अब कवि के साथ साथ में गद्यकार भी थे। तो यहाँ पे 11 का आपको क्या याद कर लेना है, ऑप्शन बी गद्यकार हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, दोबारा आपको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और एग्जाम में पूरा पूरा लिख दीजिएगा। अगला का जवाब बताइएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को, नेपाल को, भूटान को या फिर ईरान को। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों में सोच के बताइए कि उगते हुए सूरज किस देश को बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि उगते हुए सूरज जो है जापान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जापान को। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 12 का आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन का भी जवाब देना है, इसका जवाब कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसे मानते हैं और ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता एक वृक्ष की हत्या की बात है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो वृक्ष की सूखी हुई डाली थी वो राइफल की तरह थी। यहाँ पे कंफर्म आंसर क्या आ जाएगा, 13 का बी आ जाएगा। 13 का आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है, राइफल की तरह थी। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है, खरगोश या फिर क या फिर बड़ा या फिर गमला। तो कवित्री अनामिका का अगर बात करें, जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो बताइएगा कि इनके चौखट में क्या नहीं अटता। तो इनके चौखट में क नहीं अटता है। ये कवित्री अनामिका का लेखक अगर बात करें ना, ये कवि मतलब कि अनामिका अपने पार्ट में ये बताई गई है और इसमें बहुत सारे वर्ड की चर्चा होता है। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनका चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, चैत या फिर अगहन या फिर ज्येष्ठ या फिर आषाढ़। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कई बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगर बात करें तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगहन। क्या हो जाएगा, अगहन हो जाएगा। कौन सा माह के लिए अध्यादेव बन गया था, तो अगहन हो गया था। 15 का भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। पूछा जा रहा है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, चौकी पर, स्टेज पर, खटिया पर या फिर पलंग पर। पपाती किस पर लेटी हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में सोच के बता दीजिए, क्योंकि ये आप तो चैप्टर पढ़े हुइएगा पपाती के बारे में। चलिए, तो कमेंट आ जानी चाहिए,
चलिए 16 का आ गया स्टेज पर, किस पे लेटी हुई थी, स्टेचर पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है, 16 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, अगला का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किससे मतलब किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत नहीं है ना। धरती कब तक घूमेगी जो सावरदैया के द्वारा लिखा गया है, तो इस कहानी में किसे महसूस होने लगा कि जो आकाश है वो अनंत नहीं है। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो सीता को लगने लगा, ठीक है, सीता को लगने लगा कि आकाश जो है अनंत नहीं है। और उसके साथ ही साथ इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि कौन जो है अपना काला ओढ़ना देख करके रोने लगे, तो ये सीता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सीता के कितने लड़के थे, 3, 4, 5 या फिर 6। चलिए इसके लिए वेट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन बताता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीता के कितने लड़के थे, तो चलिए सीता के जो थे 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 का ऑप्शन ए याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण सातगोरी होता, सुजाता, डबेल या फिर सावरदैया। तो तुलनात्मक व्याकरण अगर बात करें तो ये आपका डबेल की है, जो नया पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डबेल की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। अब तो भ का उच्चारण स्थान कैसे याद करिएगा, तो हम आप लोगों को उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक भी बता रखे, नहीं पता है तो जाके देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। सब उच्चारण स्थान कंप्लीट करा चुके हैं। तो भ का उच्चारण स्थान जो आता है वो ओष्ठ में आता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ जाएगा। तो 20 का ऑप्शन एक बार बोल दीजिए। चलिए 20 का पहले ही बोल दिए थे। चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी या फिर अमरकांत। तो जिंदगी और जोक पहले आप याद कर लीजिएगा। और एक पेड़ पर कमरा, तो पेड़ पर कमरा तो विनोद कुमार शुक्ल का है, लेकिन जिंदगी और जोक की लेखक मतलब कि किसकी रचना है, तो जिंदगी और जोग जो थे ना अमरकांत का रचना है। किनका है, अमरकांत का रचना है, जिनके बहादुर मतलब कि चैप्टर ही लिखे थे अमरकांत, याद कर लीजिएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या फिर लेखक की चाची। तो बहादुर को लेकर के कौन आया था, सबसे पहले बहादुर तो नेपाल से भाग करके आया था माँ के मार के कारण। तो बहादुर अगर बात करें तो उसको लेकर के कौन आया था, एग्जाम में पूछेगा। तो बस याद कर लेना है, लेखक का जो है साला जो है वो बहादुर को मतलब कि लेकर के आया था बहादुर लेखक के घर में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है, यही करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका यही है। लेखक रामविलास शर्मा का अगर हम बात करें तो गांव का नाम क्या था। इसमें आपको कंफर्म हो जाना है, कंफर्म हो जाना है, क्योंकि उनका घर उच्च गांव सानी में था, उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी, कंफर्म कर लो। एग्जाम में ई अगर बात करें तो कंफर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, मेरा कहना काम है आपको याद करना है। जब याद कीजिएगा एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये वहां एग्जाम में 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पे दिख जाएगा। तो पहले बताइए बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो चलिए कमेंट आ गया ना, लखनऊ घराने के, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे, ठीक है, लखनऊ घराने के। 24 का परफेक्ट और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला का जवाब देने का प्रयास करना। भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो बताइए और समझ के बताइएगा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस कहाँ से लिया गया है, कौन निबंध से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक रामविलास शर्मा है,
और इसमें बात स्पष्ट रूप से बोला गया है, मतलब कि लेखक बताते हैं कि भौतिकवाद का अर्थ जो होता है ना, भाग्यवाद नहीं होता है, ये कंफर्म कर लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम में पूछेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तबला से, संतूर से, बांसुरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना तो तबला होगा, ना संदूर होगा, ना बांसुरी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज नृत्य करते थे, ठीक है, नृत्य करते थे, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय का विलोम तो जानते हो, अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। इसका क्या आंसर बताऊं, ये तो आपको कंफर्म पता होगा। चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा, वास्तविक में प्रत्यय क्या हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर कीजिए। एग्जाम में आंख बंद करके संस्कृत में 10 नंबर रख लीजिए, 5 नंबर से 10 नंबर, और हिंदी में तो 4 कंफर्म उपसर्ग और प्रत्यय से। तो सबसे पहला पॉइंट वास्तविक में प्रत्यय बता दीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। चलिए वास्तविक में जो प्रत्यय है इक हो जाएगा, वो भी छोटा ई के साथ इक होगा, क्योंकि ई वहां पे देखिए छोटा ई है, इधर से छोटा ई है, इधर से रहता तो बड़ा ई लगाते। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण का मतलब जो विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की, तो रुचि का विशेषण क्या हो जाएगा? क्या विशेषता बन रहा है? 29 का क्या विशेषता बन रहा है? तो रुचि मतलब कि रुचिकर, रुचि रुचिकर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन है, याद कर लेना है। कंफर्म है ना? इतना इतना कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप, इसको कंफर्म करो, क्योंकि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप याद कर लीजिए, महाशया होता है, महाशया, महासी का महाशया होता है ना, महाशय का महाशया होता है, महासी नहीं बोलिएगा। यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एग्जाम में ये अगर बात करें ना तो विसर्ग संधि का सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन यही है, दुर्गंध और निर्मल। तो यहाँ पे दुर्गंध का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा दुह दुर्गंध, दुर्गंध, दुह दुर्गंध, दुर्गंध हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरीका से चलिए 31 का डी हो जाएगा। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सबको पता है अ का वर्ग ह विसर्ग कंठ से बोला जाता है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अंगा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, और नासिक रहता कंठ की जगह पे तो नासिक भी मार देते, क्योंकि अंगा है लास्ट वाला अक्षर है, पंचमा अक्षर है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, लोहा शब्द है, लोहा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा जो एक शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। लोहा क्या है? पुल्लिंग है। अभी आपने देखा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 3-4 क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में अगर बात करें तो लिंग भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कलम शब्द का कौन सी संज्ञा है? कलम कौन सी संज्ञा है? सबको पता है कलम मतलब कि एक पूरा जाति कलम का बोध हो रहा है, जाति वर्ग का बोध हो रहा है, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा? जातिवाचक आ जाएगा, क्योंकि कलम जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ना? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब होता है काम नहीं जानना और बहाना बनाना। कोई कोई होता है कि काम कुछ नहीं जानेगा लेकिन बहाना बनाएगा, है ना? तो यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 35 का आप लोग सी याद कर लीजिएगा करेक्ट आंसर, और कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम होता है, गुण शब्द का विलोम क्या होता है? तो गुण का अगर हम बात करें विलोम जो होता है, गुण मतलब कि समझ लीजिए दोष, उसका उल्टा दोष हो जाएगा। गुण उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो गुण है तो वो दोष उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक कौन सा समास है? चलिए भाई यहाँ पे संधि थोड़ी पूछा जा रहा है, यहाँ तो समास है।
तो प्रत्येक की अगर हम बात करें एग्जाम में आपके आए तो आंख बंद के बोल देना, आंख बंद करके बोल देना अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे 37 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला का जवाब देने का प्रयास करना। राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा, इसमें आप देखिएगा ध्यान से तो आपको एक ही चीज नजर आएगा, क्योंकि राम खाता होगा यानी कि अभी खा रहा है, तो वो खा रहा है इसका मतलब कोई भी, लेकिन वर्तमान काल में आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल आ जाएगा। राम खाता होगा मतलब वो भी तो खा रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सभा कौन सी संज्ञा है? सभा तो सबको पता है, सभा सभा भीड़ भड़क्कर वाला बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका कमेंट आएगा सभा हो गया, मेला हो गया, सेना हो गया, ये सब आएगा, वर्ग हो गया, क्लास, तो ये सब आएगा, तो हम बोलेंगे समूहवाचक हो जाएगा। चलिए अगला का जवाब देने का प्रयास करना। आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है? तो आग है यहाँ पे तद्भव, क्योंकि तत्सम में होता है अग्नि, अग्नि पूछता तो यहाँ पे तत्सम हो जाता है क्योंकि मूल रूप है, और यहाँ पे आग पूछा तद्भव हो जाएगा। कंफर्म है ना? 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है, कंप्लीट करो 10 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो है किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो सबसे पहले मंगमा दही बेचने वाली एक महिला थी, और वह अपने पोते के लिए, अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन ही याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी की अगर हम बात करें तो ये उड़िया है ना? ढहते विश्वास उड़िया में लिखल गया है, और यहाँ पे उड़ीसा का चर्चा किया गया, उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ पे लक्ष्मी उक्ष्मी रहते हैं, उनके पास 1 बीघा जमीन रहता है, वो मतलब कि खेती करते हैं और बाढ़ आ जाता है, तो ये सब चीज पढ़िएगा कहानी तो आपको पता चलेगा। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा। पहले दिन पपाती को क्या था? पहले ही दिन पपाती को क्या हो गया? आपको बार बार बताते हैं, आपको भी पता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया कि पहले दिन पपाती को बुखार था। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला का भी जवाब दे के जाइए। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे था। ये आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और ये परफेक्ट टू करेक्ट याद कर लो, टीले के नीचे हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल था। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मतलब कि मीता के बेटों ने मीता को कितने रुपए, सीता हो जाएगा ना, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 45 का तो आपको पता होगा, क्योंकि सबको पता है 50 रुपए देने का सभी लोग विचार किया था सीता के लड़के लोगों ने, तो ये तो आपको पता होगा। चलिए इसका जवाब बताइएगा कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल वाक्य है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, साधारण बात है। तो सब अच्छे लड़के तो परिश्रमी अगर बात करें होते हैं, तो यहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा, इसमें मिक्स उक्स कोई नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? है ना, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, 2 नंबर में, 1 नंबर में, यहाँ तक का अगर बात करें ना तो कभी कभी यहाँ पे पूरा सर आंसर लिखने के लिए दे देता है इस कहानी का, मछली कहानी का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुएं में डालने के लिए वो क्या किया था? मछली लेकर के भागा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता किससे संकलित है? एक वृक्ष की हत्या जो है वो कविता जो है कहाँ से संग्रहित है, कि कहाँ से है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में सोच के बताओ। तो ये जो है ना आपका इन दिनों से आपका संकलित है, इन दिनों से संग्रहित है, इन दिनों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप की एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कंफर्म कर लीजिए। तो नदी के द्वीप जिन्होंने तार सप्तक का निर्माण किया था, जिनका नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्सायनज्ञ, और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। तो 49 का डी हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन रहा,
तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी आराख आज सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका जनतंत्र का जन्म का यहाँ पर पंक्ति है। और ये जिनके लेखक है कौन? तो अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के रहने वाले थे, सिमरिया बेगूसराय के। तो आई होप कि आज का 50 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से, कंप्लीट तरीका से समझ में आई होगी। और ये पहले बात सुन लीजिए, 50 क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।